जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सेम 6 फाइनल ईयर में है, तो उसमें आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना रहता है जिसमें आपने चूज़ किया है MVC.NET, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को पता है कि MVC उस दिन आपने वीडियोस में भी देख लिया था कि MVC और ASP.NET MVC में क्या फ़र्क था, वो भी आपने उस दिन देख लिया था कि फ़र्क ये था कि ASP में जो रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को एक आर्किटेक्चर बना के देता है, और MVC एक टेक्निक है, एक फॉर्मेट है जिसको सारी टेक्नोलॉजी फॉलो करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ASP ही सिर्फ मतलब कि MVC बनाता है, चाहे आप फिर आप जावा में देख लो, चाहे वो चीज़ आप PHP में देख लो, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में MVC यूज़ कर सकते हो, क्योंकि MVC एक टेक्निक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ MVC मतलब सिर्फ .NET में ही बना सकते हो। मगर बात आती है जब ASP MVC की, तो उसमें क्या रहता है कि वो सारी चीज़ आपको ऑटो जनरेट करके देता है, जिससे क्या है कि आपको कोड कम लिखना पड़े, ठीक है। तो वही चीज़ मतलब कि फ्रेमवर्क में आती है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को कहाँ जाना रहता है, विजुअल स्टूडियो में। तो देखो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं वहाँ पे न्यू पर क्लिक कर दूँगा, जिससे क्या है कि मैं MVC प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकूँ। तो देखो मैंने फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पर से मुझे न्यू पर जाना है, तो न्यू में प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने वाला हूँ। और मैंने जैसे अभी F ड्राइव के अंदर मैंने जो वो बनाया, देखो यहाँ पे आप लोगों को शीशा भी चूज़ करना है, इसमें ये वेब, और वेब में आपको ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन ब्राउज में जाके आपको एक पार्ट चूज़ करना है। जैसे कि मैंने ये F ड्राइव सिलेक्ट की, जिसमें मैंने लिखा था SAM 6 प्रोजेक्ट प्रैक्टिस। इस फोल्डर के अंदर एक मैं वापस से यहाँ पर बनाने वाला हूँ फोल्डर, जिसका नाम होगा MVC प्रैक्टिस 1। क्या नाम दिया मैंने? MVC प्रैक्टिस 1। और उस फोल्डर के अंदर मेरा ये MVC प्रोजेक्ट का नाम होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे उसका नाम सॉल्यूशन में दे ही दूँगा। सपोज कि मैंने लिखा MVC प्रैक 1, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। वैसे ही सेम मेरे फोल्डर का नाम भी मैं यही दे दूँगा। हो गया, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे जब ओके कर दूँगा तो MVC प्रैक्टिस 1 के अंदर SAM 6 प्रैक्टिस के अंदर MVC प्रैक्टिस 1 फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओके। और यहाँ पे मुझे पूछेगा कि आपको बनाना क्या है, तो मैं यहाँ पे MT सिलेक्ट करने वाला हूँ, प्लस यहाँ पे क्या चूज़ करने वाला हूँ मैं, MVC, ठीक है। ये भी आपको पता है। तो देखो मैं यहाँ पे एक बार ओके कर दूँगा, उसका मतलब कि ये हमारा MVC जो पूरा आर्किटेक्चर है वो हमको क्रिएट करके दे देगा। तो ये जो हमको आर्किटेक्चर जो क्रिएट करके दे रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, फ्रेमवर्क की हेल्प से। समझ में आया? आप समझ में आया ना आप लोगों को कि MVC.NET का मीनिंग क्या, कि वो देखो आप लोगों को पूरा आर्किटेक्चर क्रिएट करके दे रहा है। तो आपने जब अगर शायद आपको सिलेबस में तो नहीं था जावा में, हम लोगों को उस टाइम पे था, जिसमें क्या था कि हम लोग को पहले उसका आर्किटेक्चर हाथ से क्रिएट करना पड़ता था मैन्युअली, अगर हमको जावा में क्रिएट करना हो तो। मगर अभी इसके अंदर क्या है कि आप लोग सिर्फ सिलेक्ट करते हो कि आपको MVC प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, तो सारा आर्किटेक्चर आपको मतलब क्यों ईजिली आपको क्रिएट करके दे देगा। सिर्फ आपको यहाँ पर कोडिंग वाला पार्ट लिखना है, जो आपको बिजनेस लॉजिक हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ क्रिएट होने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि हमने जो फोल्डर बनाया था, जैसे कि F ड्राइव थी वो, जिसमें मैंने नाम दिया था SAM 6, तो वो फोल्डर ये है जिसमें MVC प्रैक्टिस 1 आया है। देखो उसके अंदर ये बना, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है उसके अंदर और 2 प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। अब आपको समझ में आया क्यों मैंने इसके अंदर ये वाले फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर क्यों बनाया, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर मैंने आपको बताया था दूसरे और 2 प्रोजेक्ट आएंगे, जिसका एक का नाम होगा बिजनेस लेयर और एक का नाम डेटाबेस लेयर। वो भी आपको समझ में आ गया है। तो अब देखो वापस से मैं वही चीज़ बनाऊंगा। तो देखो वो चीज़ बनाने के लिए मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के ऊपर मैं राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसमें आप सिलेक्ट करोगे विजुअल सी शार्प, जिसमें आप यहाँ पे चूज करने वाले हो क्लास लाइब्रेरी। MVC प्रैक 1 जो है वो हमारे MVC का फोल्डर है, मगर उधर थोड़ी हमको करना है, हमको तो यहाँ पे करना है। मैंने नहीं बोला आपको कि वो बाहर होगा, MVC प्रोजेक्ट के अंदर हमको क्रिएट नहीं करना है,
कहाँ पे क्रिएट करना है, बाहर। तो देखो मैंने वो यहाँ पर फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सपोज के मैंने नाम दे दिया उसका बिजनेस लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओके कर दूंगा, जैसे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, देख लो हो गया ना। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे हमने इसको क्रिएट कर लिया है तो देखो रेफरेंसिंग भी कर देता हूँ मैं यहाँ से। ऐड रेफरेंसिंग पे क्लिक किया मैंने, सॉल्यूशन में गया, मैं कहाँ पे गया, सॉल्यूशन में, और उसमें मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दूंगा, जिसका मतलब कि ये इसको इनहेरिट करता है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी, क्या करना है हमको, कंट्रोल शिफ्ट बी, जिसको हम बोलते हैं बिल्ड। जैसे जावा में आप लोग कंपाइल करते थे वैसा ही यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बिल्ड करना है। क्यों बिल्ड करना है, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो इसको यूज़ करना है। तो ये क्या जनरेट करके देगा, .dll फाइल, और DLL फाइल के अंदर क्या होगा, जो भी कोडिंग होगा उसका आउटपुट। तो इसीलिए हम लोग कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं क्लास के अंदर तो हमको पहले उसको बिल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं बिल्ड नहीं करता तो जो पुराना चीज़ था वही चीज़ हमको वो शो करता रहेगा। समझ में आया। तो ये चीज़ होने के बाद वापस से और एक प्रोजेक्ट हम लोग को क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड पे क्लिक किया है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने वाला हूँ। क्लास लाइब्रेरी ही आएगी, मगर ये वाले फोल्डर में तो हमको करना नहीं है, बाहर करना है। तो देखो आया ना, ये पूरा अलग बन रहा है, ये भी अलग है। तो वैसे ही सेम ये भी चीज़ हमारी अलग ही आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटाबेस लेयर, हो गया। तो डेटाबेस लेयर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके कर दूंगा, उसका मतलब कि ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इसको मैं इसके साथ इनहेरिट कर दूंगा। जैसे कि मैंने रेफरेंस पे क्लिक किया, ऐड रेफरेंसेस, जिसमें हम लोग को चूज करना है बिजनेस लेयर, ओके कर दूं। तो देखो ये हो गया, बराबर है। क्या करोगे आप, कंट्रोल शिफ्ट बी, हो गया ना। अब इसको भी तो इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, बराबर ना। तो उसके लिए मैं ये इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ओके कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट बी, खत्म, ठीक है। तो मतलब कि हमारा ये दो चीज इसका इनहेरिट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये वाला पार्ट जो है वो, इसको हमको किसी के साथ रेफरेंस नहीं करना है। ये वाला पार्ट इसका रेफरेंसिंग है और ये दोनों इसके रेफरेंसिंग में आ गए। समझ में आया। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, समझ में आया ना आपको। तो अभी मुझे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। अगर मानो कि आपको यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर नहीं आ रहा है तो व्यू में जाके यहाँ पर आपको सर्वर एक्सप्लोरर मिल जाएगा, क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट टू डेटाबेस पे। तो इधर आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, कंटिन्यू कर दोगे आप, और सर्वर नेम में आपको देना है डॉट, जिसका मतलब कि जब हम इंस्टॉलिंग के टाइम पे जब हमको पूछ रहे थे तब मैंने किया था कि जो भी डिफॉल्ट नाम होगा वो ले लेना है। तो हमारा इसके अंदर डिफॉल्ट क्या है, डॉट। जैसे कि PHP में MyAdmin में रहता था पासवर्ड रूट, सेम ऐसे ही यहाँ पे आप लोग को देना है फुल स्टॉप। तो जैसे मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा तो वो डॉट वाले के अंदर जितने भी डेटाबेस होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे मानो कि मुझे न्यू क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सपोज कि MyDB मेरे डेटाबेस का नाम है। तो यहाँ पे मैं जब ओके करूँगा तो वो मुझे बोलेगा कि ये नाम का जो डेटाबेस है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं है, तो आपको क्रिएट करना है। तो मैं यस कर दूंगा तो इसका मीनिंग कि वो डेटाबेस में जाके क्रिएट कर देगा। ये आया मैसेज, द डेटाबेस MyDB does not exist, you do not have permission to see it, तो would you like to attempt to create it। तो मैं जैसे यहाँ पे यस करूँगा तो वो डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, देख लो हो गया क्रिएट। अब क्रिएट हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से देखो एक्सप्लोर कर रहा हूँ नीचे, अभी तो कोई टेबल होगा नहीं यहाँ पर, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जाके क्रिएट कर लूँगा। जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टेबल। तो ऐड न्यू टेबल में जैसे कर रहा हूँ यहाँ पे तो तुरंत मुझे वो यहाँ पे उसका आर्किटेक्चर दिखाई देगा कि आपको टेबल कैसा बनाना है। तो ये भी पूरा पार्ट है फ्रेमवर्क का, समझ में आया। ये आपको सब इजीली इसलिए क्रिएट करके दे रहा है कि आपकी सिंटैक्स एरर ना आए, समझ में आया। तो ये एक बार उसका डिज़ाइन सरफेस लोड हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है। देखो तो इधर पे ऐसा समझो कि मैं रजिस्ट्रेशन का टेबल बनाने वाला हूँ, तो मैंने आईडी दे दी
रजिस्ट्रेशन आईडी। उसके बाद सपोज कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फुल नेम, ठीक है, तो फुल नेम में मैंने ये दे दिया जिसमें मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वेरकेर। अब उसके बाद आप समझो मैं एड्रेस ले रहा हूँ, वेरकेर ले लिया। दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जेंडर, तो उसमें भी मैंने वेरकेर ले लिया है अभी, ठीक है। अब सिटी की बात आई, तो चलो सिटी में भी मैं यहाँ पे वेरकेर ही लेने वाला हूँ। फिर दूसरा ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे DOB, जिसका यहाँ पे रहेगा डेट, चलो कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, तो उसका भी हम लोग क्या ले लेंगे, वेरकेर। और कुछ आ रहा है आपको ध्यान में, ठीक है, इतना ले सकते हैं। अब ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये टेबल वाले को मैं यहाँ से निकाल दूंगा, निकाला, और यहाँ पे मुझे जो टेबल का नाम देना है वो मैं दे दूंगा। सपोज कि मेरे टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, दे दिया नाम, हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करने वाला हूँ, अपडेट डेटाबेस, जिसको आप अगर शायद यहाँ से क्लिक ना करना हो तो आप Ctrl+Shift+U भी दबा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी इसकी स्क्रिप्ट जनरेट होगी। जैसे स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी ये वाला बटन जो है वो एनेबल हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे जब अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जब टिक आ जाएगी उसका मतलब कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यस जॉब राइट है तारी बात। देखो मैं यहाँ पे गया वापस से प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट देना भूल गया था, तो देखो यहाँ पे मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ में गया, उसमें ये आपको दिख रहा है इज आइडेंटिटी, ये ऐसे आएगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, उसको आपको ऐसे प्लस एक्सप्लोर करना है, इज आइडेंटिटी को आपको ट्रू कर देना है। वापस से आप यहाँ पे अपडेट डेटाबेस पे क्लिक कर दो, अपडेट डेटाबेस कर दोगे तो वो वाले पार्ट भी आपका ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमने क्या बनाया, डेटाबेस। अब डेटाबेस बनने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डेटाबेस लेयर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ भी डेटाबेस रिलेटेड, मतलब कि जैसे DB ऑपरेशन, जिसको हम जैसे बोलेंगे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन, तो वो सारे ऑपरेशन जो भी होंगे वो इस लेयर पे हो जाएंगे। यहाँ से सिर्फ हम कॉल करवाएंगे, मगर वो चीज़ होगी कहाँ पे, यहीं पर होगी। समझ में आया? तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक ऐड न्यू आइटम पे ही क्लिक करना है मुझे। तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैंने उस टाइम पे बताया था, पर ठीक है उस टाइम का वीडियो हमारा निकल गया था, इसलिए मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूँ कि एंटिटी फ्रेमवर्क का मीनिंग ये रहता है कि आपको सिर्फ एक ही सिंटेक्स याद रखनी है सभी डेटाबेस के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक्सेस यूज़ कर रहे हो तो उसका सिंटेक्स अलग रहेगा, ओरेकल यूज़ कर रहे हो तो उसका सिंटेक्स अलग रहेगा, MySQL सर्वर यूज़ कर रहे हो उसका अलग रहता है, SQL सर्वर का अलग रहता है। तो क्या है कि जितने भी टेक्नोलॉजीज डेटाबेस की होगी वो सब की हम लोग को सिंटेक्सिस याद रखनी पड़ेगी। तो ऐसे तो कितने सारे डेटाबेस हो गए, तो हम कितनों का सिंटेक्सिस याद रखेंगे। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक एंटिटी फ्रेमवर्क एक बनाया है, जिससे क्या है कि आप सिर्फ उसी की सिंटेक्स याद रखोगे तो इजीली सारे सिंटेक्सिस उसमें कॉमन रहेगी। समझ में आया? तो उसके लिए ही हम लोग मतलब कि एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया था, राइट क्लिक डेटाबेस लेयर पे किया था, तो उसमें मैंने क्या चूज़ किया है, ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। ऐड पे क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे पहले पूछेगा कि आपको क्या करना है, तो मैंने क्या लिखा है, जनरेट फ्रॉम दी डेटाबेस। नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे वो मुझे पूछेगा कि आपको कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, और ये है आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। क्या है ये? कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। तो देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, इधर वापस से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये मुझे यहाँ पे पूछेगा कि आपको एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कितने टेबल्स इंक्लूड करवाने हैं, तो अभी तो एक ही है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर आपको इसमें से ऐसा समझो कि 5-6 टेबल है, मगर उसमें से 2 ही टेबल है, तो आपको सिर्फ उसी 2 टेबल पे टिक करने जिसको आपको इंक्लूड करवाना है। तो देखो ये करने के बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे एक फाइल जनरेट हो जाएगी जिसका एक्सटेंशन होगा .edmx। समझ में आया? क्या रहेगा उसकी सिंटैक्स, अरे एक्सटेंशन
जिसका फुल फॉर्म रहता है एंटिटी डेटा मॉडल एक्सटेंशन, ठीक है। जिसमें क्या रहेगा कि वो आपको ऑटोमेटिक बीन्स, अब बीन्स का नाम भी आपने सुना होगा क्योंकि आपने JSP यूज़ किया हुआ है, पता है ना, वो वेरिएबल्स में वैल्यू रखता है और देता है, असाइन करनी है और वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करनी है। तो बस बीन्स का काम यही रहता है, जिसमें आपने किया भी होगा वैल्यू गेट सेट में बनाई थी। बस तो ये भी सेम ऐसा ही है, मगर वो वाला पार्ट हमको ये ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे रहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा फ्रेमवर्क से हो रहा है। मैंने नहीं बोला कि वो सारी चीज़ आपको जनरेट करके देगा, सिर्फ आपको वहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक लिखना रहता है। समझ में आया? तो यही मतलब कि काम है .NET का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, तो अब ये चीज़ मैंने जब ऐड की है तो उसके लिए मुझे एक बार बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको? तो देखो उसके लिए मैं वापस से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल Shift B, जिसका मतलब कि ये बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये बना रहा है ना .dll फाइल, ये देखो इससे 2 DLL फाइल अपडेट की, देखा 2 DLL फाइल इसने अपडेट की। तो देखो इसमें ये 2 पार्ट उसने ऐड कर दिया जब मैंने यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड किया रेफरेंसिंग में। तो देखो ये वाला पार्ट उसने ऐड किया, पहले तो था नहीं, देखा ये .edmx। देखो मैं वो जो आपको बता रहा था ना, वो ये वाला पार्ट है, ये आपने बनाया था, आपको खुद बनाना पड़ता था जब आप लोग सेम 5 के अंदर, है ना। मगर ये देखो ये हमको ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो किसने बनाया, फ्रेमवर्क ने बनाया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेफरेंसिंग में 2 चीज़ ऐड हुई है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर भी आनी चाहिए, मगर वो चीज़ यहाँ पर आ नहीं रही है। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा वो भी हम बाद में करेंगे, पर जैसे ये चीज़ ऐड होती है तो ऐप कॉन्फ़िग में उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाती है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो देखो वो जो डेटाबेस लेयर के अंदर जो ऐप कॉन्फ़िग जो रहता है, उसमें से आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग टैग जो है उसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और उसको जो आपका MVC प्रोजेक्ट है जिसके अंदर web.config फाइल रहती है, अब वहाँ पे उसको पेस्ट कर दो, जिससे क्या है कि उसका कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो अभी ये चेंज हो जाएगा वहाँ पर। इसको जैसे मैं सेव करूँगा तो देख लो आपके प्रोजेक्ट का नाम आ गया यहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट मतलब कि जो डेटाबेस है वो कहाँ पे रेफरेंस हुआ है, MVC Prac 1 में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग सेट किया। समझ में आया? ये काम हो गया हमारा। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है हमारा, अगर मानो मैं इसमें कुछ सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट क्या है कि आप जब भी कोई नया टेबल एंटिटी फ्रेमवर्क में ऐड करोगे तो वो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उसको इरेज कर देगा और वापस से वो वाला कोड लिख देगा वो। तो उससे तो मैंने जो लिखा था वो तो सब रिमूव हो जाएगा, मैंने बताया था आपको। तो अगर वो चीज़ अगर मुझे नहीं रखनी, मतलब मेरे सेटिंग्स को रखने ही है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सेम ये वाले पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी लगा लूँगा। जैसे कि मैंने कॉपी लगाया, कॉपी करने के बाद जो मेरा बिजनेस लेयर है वहाँ पे मैं एक क्लास बना दूँगा यही नाम का। तो मेरे उसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन, मगर मैंने इसी नाम का क्लास बनाया तो क्या होगा, एम्बिग्यूटी, क्योंकि मैंने दोनों प्रोजेक्ट को कहाँ पे इनहेरिट किया है, MVC में। तो वहाँ पे होगा ये वाला पार्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट के लिए यहाँ पे पीछे मॉडल लिखा दिया, जिससे क्या है कि मुझे भी पता चलेगा कि जिसकी के भी क्लास के पीछे अगर मॉडल लिखा हो मतलब कि वो कहाँ पे है, बिजनेस लेयर के अंदर, वो भी आपको पता है। तो देखो मैं यहाँ से इसको ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद देखो मैं आगे लगा दूंगा पब्लिक। क्यों लगा रहा हूँ पब्लिक? क्योंकि वो उसको मुझे दूसरी जगह पे एक्सेस करवाना है। तो वो जो मैंने वहाँ से कॉपी लगाया था वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल Shift B। समझ में आया? बराबर है ये जो मैंने बिल्ड किया, ठीक है। तो बिल्ड हमारा हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, तो कि यहाँ पे मुझे इंसर्ट का कोड लिखना है, ठीक है। तो इंसर्ट का कोड लिखने के लिए देखो मैं डेटाबेस लेयर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे पहले एक फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम होगा DB ऑपरेशन, या तो मैं क्रूड ऑपरेशन भी लिख सकता हूँ,
ठीक है, मगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने क्यों फोल्डर बनाया, क्योंकि उसमें मेरे सब क्लास होंगे, जिसमें जो भी टेबल होगा उसी का क्रूड ऑपरेशन उसी क्लास के अंदर रहेगा। समझ में आया? जिससे क्या है कि हम लोग को इजीली हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने डीबी ऑपरेशन पे राइट क्लिक किया, न्यू आइटम पे जा रहा हूँ मैं। न्यू आइटम पे जाके मैं क्लास ले रहा हूँ और क्लास का नाम देखो मैं क्या दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन। अगर मैं उसका नाम भी रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आगे मैं क्या लगा दूंगा, मैनेज। क्यों मैनेज लगा रहा हूँ, क्योंकि उसी क्लास के अंदर मैं इंसर्ट का कोड भी लिखने वाला हूँ, अपडेट का कोड भी लिखने वाला हूँ, डिलीट का कोड भी लिखने वाला हूँ और व्यू का भी लिखने वाला हूँ। मतलब जो भी ये वाले टेबल का कुछ भी ऑपरेशन जो होगा वो सारे ऑपरेशन में इसी टेबल का इसी क्लास में लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से जब ऐड कर रहा हूँ तो ये मेरा बन जाएगा। तो प्लस मुझे और करना क्या है, यहाँ पे पब्लिक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसे मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल रखना है। देखो अब यहाँ पे मुझे क्या ऐड करवाना है, पहले तो बिजनेस लेयर, वो आप लोगों को पता है बराबर ना, क्योंकि बिजनेस लेयर में क्या है वो वाला मॉडल। और मैंने आपको आगे भी बताया था कि एमवीसी में जो भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज होगी वो पहले कौन लेगा, वो मॉडल जो बिजनेस लेयर में है, फिर वो बिजनेस लेयर का जो मॉडल है वो किसको दे देगा, जो क्लास डेटाबेस लेयर के अंदर है। वो भी मैंने उस दिन आपको बताया था। समझ में आया? आ रहा है समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? वो होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा पब्लिक वॉइड। वॉइड का मीनिंग कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो देखो मैंने यहाँ पे इसका नाम ले दिया ऐड आरईजी, जिसमें मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ मॉडल का, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि वो प्रेजेंटेशन से जो भी लेके आएगा वो मॉडल थ्रू लेके आएगा, और उसका नाम मैं इधर दे रहा हूँ आरईजी मॉडल में। हो गया खत्म, ये मेथड हम लोग बनाते थे। अब देखो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले लिख रहा हूँ यूजिंग के अंदर मैंने आपको ये भी समझाया था कि वेयर एक कीवर्ड है जिससे हम लोग कैसे टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हो, जिसे हम लोग किसी भी डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया मैं बोल रहा हूँ? वो हम उसको किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सके उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप। और उसी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमको आगे var लगाना पड़ता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ db इक्वल्स टू न्यू माई db एंटिटीज, जो मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है। ठीक है, वो भी आपको पता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक बार ब्रेसिस ओपन क्लोज कर दिए। ठीक है, वाइट ना मैंने किया वो। अब इधर मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन जो मेरा क्लास जो डेटाबेस लेयर में है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है REG इक्वल्स टू न्यू रजिस्ट्रेशन, और ये ब्रेसिस पास कर दिए, जिसका मीनिंग ये रहता है कि जो भी चीज़ हमारी ये REG मॉडल में है वो सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज हम लोग किसको दे देंगे, रजिस्ट्रेशन वाले को। क्योंकि देखो ये कहाँ पे है, डेटाबेस लेयर डॉट रजिस्ट्रेशन, और ये कहाँ पे है, बिजनेस लेयर डॉट रजिस्ट्रेशन, है ना। तो ये देख लिया आपने। तो देखो मैं यहाँ पे जब कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो उसकी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पहला एड्रेस है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा REG मॉडल डॉट एड्रेस। अब REG मॉडल मुझे बार बार लिखना ही है तो मैं वो वाले पार्ट को कॉपी लगा लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉमा करके दूसरी वैल्यूज़ भी है मेरी, सिटी है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ REG मॉडल डॉट सिटी। उसके बाद क्या है, CNO है, तो वापस से ये चीज़ डॉट CNO कर दिया। अब क्या है, DOB है, तो वापस से REG मॉडल डॉट DOB। फिर क्या है, फुल नेम। समझ में तो आ रहा है ना मैं जो कर रहा हूँ वो? देखो मैं कुछ कर नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ एक क्लास से दूसरे क्लास को उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जेंडर इक्वल्स टू REG मॉडल डॉट जेंडर। फिर क्या है, वो तो है ही नहीं क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो तो नली जानी है यहाँ से। ठीक है ना। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ जो डेटाबेस लेयर के अंदर जो क्लास है हमारा रजिस्ट्रेशन उसको दे दी है। अब देखो मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम पास करूँगा db डॉट रजिस्ट्रेशंस, क्योंकि इसके अंदर आपकी इंसर्ट की क्वेरी लिखी है ये वाले पार्ट में। देखो ये और ये अलग है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिस्टम ने खुद पीछे S लगा दिया।
अगर इसका नाम रजिस्ट्रेशन होता तो एम्बिग्यूटी होती, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। तो ये मैं नहीं लगाया और यहाँ पे आपको एस लगाना ही है। वो जो आपको देगा यहाँ पे जो आप मतलब कि ऐसा करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो आपको मिले वही नाम आपको यहाँ पे लेना है। अब ऐसा कोई समझ के ना ले कि देखो यहाँ पे एस नहीं है तो मैं यहाँ पे एस नहीं ले रहा, जो आपको सजेशन में मिल रहा है उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखो ये करने के बाद डॉट ऐड, ठीक है। अब वो ऐड के अंदर देखो इसने क्या बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन वाला जो क्लास है जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। तो सारी जो आपने प्रॉपर्टी सेट की वो इसने ले ली। अब उसके बाद लास्ट में क्या करना है हमको, सेव चेंजेस। तो आप इतना कर दोगे तो आपके रिकॉर्ड जो आपने वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में डाले होंगे वो इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+B कर रहा हूँ, हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब देखो रेफरेंसिंग में मैंने आपको बताया था कि एंटिटी फ्रेमवर्क वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आया है, नहीं आया ना। तो देखो उसके लिए तो पहले मुझे वो वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आपको MVC के अंदर रेफरेंसिंग पे राइट क्लिक करना है, ऐड रेफरेंस पे जाना है। ऐड रेफरेंस पे जाके आपको ये ब्राउज पर आना है। कहाँ पे आना है, ब्राउज पर। तो यहाँ ब्राउज पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको आपका जो प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ऐप ड्राइव के अंदर कहाँ पर था, SAM6 के अंदर था। SAM6 के अंदर आपको जाना था डेटाबेस लेयर के अंदर। देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेटाबेस लेयर के अंदर आपको जाके बिन फोल्डर में जाना है। डिबग के अंदर ये जो 2 फाइल आपको दिख रही है ना, वो 2 फाइल को आप यहाँ पर ला दो, ओके कर दो। इसका मतलब कि वो 2 फाइल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Ctrl+Shift बिल भी तो करना पड़ेगा, हो गया। अब चलो, अब मुझे करना भी क्या है, यहाँ पे कंट्रोलर पे एक नया कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए देखो मैं कंट्रोलर फोल्डर पे राइट क्लिक किया है, जहाँ पे मुझे न्यू कंट्रोलर रखना है। यहाँ पर यही लेना है MVC कंट्रोलर जो एम्प्टी है, ऐड। और ऐड पे यहाँ पे सपोज के मैं दे रहा हूँ होम कंट्रोलर, ठीक है। ऐड कर दूंगा तो ये हमारा ऐड हो चुका है। तो पहले ही देखो मैं यहाँ पे जो पहले तो क्लास जो प्रोजेक्ट थे हमारे उसको मैं यहाँ पे नेम स्पेस देके इंपोर्ट करवा दूँ। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिजनेस लेयर, बाद में दूसरा क्या था, डेटाबेस लेयर डॉट DB ऑपरेशन, क्योंकि हमको जो मैनेज वाला जो क्लास यहाँ से कॉल करवाना है वो कहाँ पे है, DB ऑपरेशन फोल्डर के अंदर। समझ में आया ना। तो ये चीज़ होने के बाद अब देखो मैं यहाँ पे हमारे मेथड के अंदर आके राइट क्लिक कर रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ ऐड व्यू। तो ऐड व्यू में वो मुझे पूछेगा यहाँ पे कि आपको कैसा सिलेक्ट करना है। तो हमको सिर्फ ऐसा ही रहने देना है, क्योंकि मुझे यूज लेआउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट फाइल चाहिए। समझ में आया, स्क्रिप्ट फाइल चाहिए, इसीलिए मैं ये चीज़ सिलेक्ट करके रख रहा हूँ। ऐड कर दिया, तो जैसे ये ऐड कर देगा वैसे ही मुझे वहाँ पर नाम लिख देना है। समझ में आया। स्कार्फ फोल्डिंग का मीनिंग कि वो भी कुछ ऐड कर रहा है खुद। आया, वो खुद क्या ऐड कर रहा था, वो थी ये स्क्रिप्ट फाइल। ये दिखा, ये पहले नहीं था मगर अभी आया। जैसे हमने वो उस पर क्लिक किया इसलिए वो चीज़ आई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक फॉर्म टैग जिसकी ID देनी ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ form1। क्या है मेरी ID, form1। चलो मैं तो यहाँ पे ऐसा समझो कि मेथड भी दे रहा हूँ पोस्ट, ठीक है ना। अब मुझे तो ये जो टेबल है उसके हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं टेबल की डिज़ाइन मतलब कि देख लूँ कि उसमें कितनी फील्ड है। तो ये मैंने खोल के देख लिया। तो यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल में पहले TR ले लिया, TR में TD, ठीक है। 2 TD ले लूँगा मैं यहाँ पे। तो पहले TD के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फुल नेम, बराबर ना, फुल नेम। और इधर तो आपको पता ही है मुझे क्या लेना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा टेक्स्ट, जिसमें मुझे यहाँ पे 2 चीज़ पास करनी है, नेम इक्वल्स टू TXT नेम। देखो मैं कैसे नाम दे रहा हूँ, वो देखो आगे TXT लगा रहा हूँ। वैसे भी आपको देने हैं, अगर आप ऐसे नहीं दोगे तो एरर आएगी। तो देखो इसका भी सेम नाम देना है, TXT नेम। हो गया। अब एड्रेस है तो उसके लिए मैंने ये पूरा TR कॉपी करके नीचे पेस्ट लगा दिया है, बराबर है। ये देखो वापस है। अब
इधर मैं क्या लिख दूंगा, एड्रेस। और ये तो टेक्स्ट एरिया है, तो इधर इनपुट टाइप तो चलने वाला नहीं है, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, टेक्स्ट एरिया। इधर TXT तो रहेगा ही, सिर्फ एड्रेस लिख रहा हूँ। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी मुझे क्या लिख देना है, एड्रेस। ये क्लोजिंग टैग निकाल के ये है हमारा पैड टैग, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखना पड़ेगा। हो गया इतना। फिर क्या है, जेंडर है, तो जेंडर मैं आखिरी में ले लूँगा। चलो एड्रेस के बाद सपोज कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिटी, तो सिटी के लिए भी ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट वाला ले लूँगा, जिसको हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिटी, तो इधर भी मैं क्या पास कर दूँगा, सिटी। वैसे जैसे हमारा टेक्स्ट एरिया था वैसे ही सेम ये भी ऐसे आएगा, बराबर ना। हो गया इतना। इसको भी हम लोग नीचे ले लेते हैं। टैबिंग वाला जरा खास रखना, ऐसे टैबिंग करते रहना वरना आपकी एरर आ जाएगी। तो ऑप्शन के अंदर सपोज के पहले वाले में तो मैं क्या पास करने वाला हूँ, नल। और इधर मैं क्या लिख दूंगा, सिलेक्ट सिटी। हो गया। अब इतना हो गया हमारा। फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लानी पड़ेगी 3-4 सिटी, तो लिख दूँ मैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन वाले पार्ट को कॉपी नीचे पेस्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भरूच। भरूच लिख दिया। सेम वैसे ही सेम मुझे यहाँ पे भी भरूच लिखना पड़ेगा। तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 सिटी लिखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बड़ौदा, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा ना बड़ौदा। हो गया इतना। फिर दूसरा भी एक और पेस्ट लगा देता हूँ, सूरत। बस ये आखिरी, ज़्यादा लिखने जाऊँगा तो फिर वीडियो बढ़ जाएगा। तो इधर भी मैं लिख दूंगा सूरत। हो गया इतना। अब क्या है, फील्ड में DOB है, तो DOB के लिए तो मैं ये वाला फुल नेम ही वापस यहाँ से ऊपर कॉपी पेस्ट कर लूँगा नीचे। तो देखो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर कॉपी लगा दिया। कॉपी लगाने के बाद देखो यहाँ पर DOB है, तो मैं भी यहाँ पे DOB ही लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं ले लूँगा डेट। TXT तो रहेगा ही, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगा DOB। नाम आपको प्रॉपर देने हैं, समझ में आया। नाम प्रॉपर देने हैं आपको। फिर क्या है, CNO है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट नंबर के लिए मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्टेक्ट नंबर। इधर आप इनपुट टाइप नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, CNO। सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख दूंगा CNO, ठीक है ना। अब बात आती है जेंडर की। तो जेंडर के लिए देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेंडर, वो तो पता ही है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा रेडियो। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो हुआ। उसमें मैं नाम देने वाला हूँ RDB जेंडर। देखो अगर मैं नाम कैसा दे रहा हूँ वो देखो, ID सेम नहीं दूंगा इसमें। RDB क्या लिख दूंगा, मेल है, और इसकी वैल्यू आपको देनी जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल। और इधर मैंने हाथ से लिख दिया, जिससे पता चल जाए कि ये वाली चीज़ क्या है। कॉपी, और इसको ज़रा नीचे से फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कर दूँ मैं, जिससे हमको भी इजीली पता चल जाए कि ये चीज़ प्रॉपर है कि नहीं। हो गया पेस्ट। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ चेक इक्वल्स टू चेक, जिससे क्या है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा चेक आ जाएगा। ये मैंने फीमेल का लिख दिया है, यहाँ पे मुझे फीमेल लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ की ID में मेल लिखा है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फीमेल। हो गया, ख़त्म। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे सबमिट बटन तो लेना नहीं है हम लोग को, तो लेना क्या है, बटन, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ किससे कॉल करवाने वाले हैं, एजेक्स से। तो देखो पहला वाला TD तो मेरा ब्लैंक ही आने वाला है। अब क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बटन। बटन का नाम आएगा BTN सेव। सेम ऐसे ID भी मुझे क्या लेनी है, BTN सेव। और इसमें भी वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे। तो देखो उसमें वैल्यू मैं दे रहा हूँ सपोज की सेव। ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अगर हमको इसको देखना हो तो मैं यहाँ पे इसको रन करके भी देख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो ये अभी मतलब कि रन होके हम लोग को दिखाएगा कि हमारा पूरा डिज़ाइन
कैसे हुआ है, समझ में आया? ये इतना मैंने किया, वो किसको समझ में नहीं आया, कोई बोलेगा? आ गया समझ में? वो क्या है कि आप एक बार जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो वो तो आपको टाइम मिलेगा ही। पर मैं इतना बोलूँगा, थोड़ा घर पे अभी पहले थोड़ा टाइम देना इसको, जिससे क्या है कि आप लोग को ही अच्छा रहेगा। तो ये अभी हमारा पूरा डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है? तो ये जैसे डिज़ाइन आएगा वैसे ही बाद में मुझे वहाँ पे एजेक्स को कॉल करवाना है, मगर एजेक्स को कॉल करवाने से पहले इंसर्ट का पूरा कंट्रोल में बनाना भी तो पड़ेगा ना हमको। तो ये आ जाए फिर हम लोग काम करते हैं। देखो ये बन गया हमारा। ये चीज़ तो आप बहुत टाइम से बना रहे हो, जब से आपने BCA स्टार्ट किया है, या तो 12th स्टैंडर्ड में भी आपने किया होगा ये वाला पार्ट, बराबर ना? तो ये चीज़ होने के बाद अब मुझे कंट्रोलर में एक मेथड बनानी पड़ेगी, जहाँ से मैं बिजनेस लेयर की मेथड जो है, मतलब कि वो मेथड जो वहाँ पर रहती है, कहाँ पर, डेटाबेस लेयर में, उसके लिए बनानी पड़ेगी। तो देखो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, पहले तो उसका नाम दे दूंगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में HTTP पोस्ट, ठीक है? अब देखो मैं लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड, क्या लिखूँगा यहाँ पे, ऐड REG लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, फॉर्म कलेक्शन, जिसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं दूंगा फॉर्म कलेक्शन क्यों दिया वो भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा है वो सारी वैल्यू कंट्रोलर पे भी आनी चाहिए, तो वो इधर से आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, जैसे कि मैनेज रजिस्ट्रेशन का, और ये वाला कहाँ पर है, डेटाबेस लेयर के अंदर DB ऑपरेशन फोल्डर के अंदर है। तो उसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मैनेज REG इक्वल्स टू न्यू मैनेज रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर वो मेथड है जहाँ पे मैंने इंसर्ट का कोड लिखा है, ठीक है ना? अब मुझे यहाँ पे किसकी ऑब्जेक्ट बनानी है, तो कि रजिस्ट्रेशन मॉडल, बराबर ना? क्योंकि मैंने आपको नहीं बोला कि वो डायरेक्ट नहीं लेके जाएगा, जो भी करेगा वो रेफरेंस से लेके जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन मॉडल का क्लास बनाया है, कहाँ पर है, बिजनेस लेयर में है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ REG मॉडल इक्वल्स टू न्यू रजिस्ट्रेशन मॉडल, जिसमें मैंने ये आपके सामने प्रेसिस कर दिए, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ, बराबर ना? देखो यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ दिखा देगी। तो एड्रेस इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ मुझे लिखना है फॉर्म का ऑब्जेक्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं पास कर दूंगा TXT एड्रेस, जैसा मैंने वहाँ पे नाम लिखा है सेम ऐसा ही मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं सेम नहीं दूंगा तो एरर आएगी। CT इक्वल्स टू, अब तो मुझे ये वाला पार्ट तो कॉपी रखना पड़ेगा, समझ में आया ना? क्योंकि ये चीज़ आने वाली है। लगाया पेस्ट, क्या लिखना है यहाँ पे, TXT CT है, उसके बाद CNO इक्वल्स टू, मैंने पेस्ट लगाया, क्या करना है, TXT CNO, फिर डेट ऑफ बर्थ है तो उसको तो मुझे उसको कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर आती। कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, जिसमें ये वाला पार्ट ही मैं पेस्ट करने वाला हूँ, मगर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, TXT DOB। बाद में फुल नेम आया, पेस्ट लगाया, क्या करना है यहाँ पे, TXT नेम लिखा है मैंने, अगर ना देखा हो तो वापस से जाके देख लो आप, मगर नेम तो आपको ऐसा ही देना पड़ेगा। अगर ये नेम मैंने वहाँ पे पास नहीं किए तो एरर आएगी, ठीक है? देखो ये वापस से मैंने कॉमा किया, जेंडर देना है, तो जेंडर में अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, RDB जेंडर, क्या लिखना है, जेंडर। मैंने नहीं बोला आपको कि यहाँ पे आपको सिर्फ नेम पास करना है, ये जितने भी आपने नेम दिए ना वो, अगर आपने यहाँ पे नेम ही असाइन नहीं किया होगा तो कंट्रोलर को पता नहीं चलेगा कि आपने ये चीज़ वहाँ पर इनपुट की है, समझ में आया? इसलिए आपको नेम देना ज़रूरी है। और ID हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग को वो सारी चीज़ वैलिडेशन भी तो करनी पड़ेगी, तो वैलिडेशन हम लोग jQuery से करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पर ID दे रहे हैं, समझ में आया? तो जैसे हमने ये सारी वैल्यूज़ मॉडल को दे दी है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, आपने ये देखा, ये मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है,
तो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मुझे किसको कॉल करवाना है, ऐड REG, और वो उसमें मांग क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन मॉडल का ऑब्जेक्ट, तो ये हमने बनाया ही है। तो वो वाले पार्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये क्या कर देगा उसमें, इंसर्ट। अब लास्ट में हमको उसको बताना तो पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट राइट, और राइट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा सक्सेसफुली सेव्ड। वरना उसको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ सेव हुई कि नहीं, समझ में आया। तो ये चीज़ होने के बाद मैं यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ। अब बिल्ड करने के बाद अब इसने कहाँ पे रखी है वो वाली फाइल, वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, मगर वहाँ पे जाने से पहले उससे अच्छा है कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं यहीं से उसको कॉल करवा लूँ। तो जैसे कि ये वाला पार्ट मैंने सबको दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको वो एजेक्स वाली फाइल यहाँ से आपको कॉपी करनी है, ठीक है। मगर कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ कि पहले मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करने के बाद देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉलर, और डॉलर के अंदर मैं क्या पास करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट पास किया, डॉट रेडी, क्या लिखने वाला हूँ, रेडी। इसका मीनिंग के जितने भी अंदर कंट्रोल्स जो लिए हैं इनपुट एलिमेंट जैसे, उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। उसमें मुझे फंक्शन क्रिएट करना है, ये भी आपको पता है, हो गया इतना। अब उसके अंदर देखो मैं वापस से पास कर रहा हूँ, डबल कोट्स में लिखूंगा हैज़, और यहाँ पे पास कर दूंगा मेरे बटन का नाम। तो BTN क्या नाम है हमारे उसका, BTN सेव, यही नाम है। उसकी क्लिक इवेंट क्या लिखना है यहाँ पे, उसकी क्लिक इवेंट पे मुझे काम करना है। तो देखो वापस से मैं यहाँ पे क्या लिखवा रहा हूँ, फंक्शन, और फिर ब्रेसिस हमने कर दिए, ठीक है ना, ये खत्म हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को वैलिडेशन वाला पार्ट करना है जो आपको पता है, मगर मैं यहाँ पे वो चीज़ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो वाली एजेक्स वाली फाइल मुझे कॉल करवानी है। तो देखो मुझे क्या करना है कि ये इतना पार्ट जो हमारा दिख रहे हो आप, उसने को हमको यहाँ से कॉपी कर लेना है, दिख रहा है आपको, और वो वाले पार्ट को आप यहाँ पे पेस्ट लगा दो, हो गया। यहाँ पे सेव किया। अब पहले आपको ये आपकी आईडी देख लेनी कि फॉर्म आईडी जो है वो सेम है ना, हो तो आप यहाँ से उसको कॉपी करके सबसे पहले यहाँ पर सेट कर दो, रीसेट जहाँ पर हो रहा है, हो गया। ऐसा ही सेम आपको यहाँ पर भी सेट करना है, हो गया ना इतना। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपके कंट्रोलर की मेथड का नाम लिख देना है, समझ में आ रहा है। तो आपकी मेथड का नाम कहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पर कंट्रोलर में है ये ऐड REG, तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट लगा दूँ, हो गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट B, एक बार मैंने बिल्ड भी इसको कर लिया। अब क्या करना है, मैं ये वाले पार्ट को रन कर लूँ, ठीक है। तो इसको रन करने के बाद ये मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो मैं इसी को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसी को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से मैं वैल्यू डाल के आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली चीज़ परफेक्ट हुई है कि नहीं, ठीक हो गया ये। चलो मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ मैं फरहाना की, फरहाना चांसा, कहाँ पर रहती है ये, अंकलेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अंकलेश्वर, और यहाँ पे सिटी में मैं भरूची सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, नंबर में मैं कोई भी डाल दूंगा यहाँ से, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, यहाँ पर फीमेल है, तो देखो ये वो दोनों का नाम सेम दिया है, इसीलिए ऑल्टरनेट सिलेक्ट हो रहा है, देखा। वरना अगर मैं वहाँ पे दोनों का नाम अलग अलग देता तो ऑल्टरनेटिंग नहीं होता, समझ में आया ना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, कंट्रोल शिफ्ट J करके भी आपको देख लेना है कि वो एजेक्स में तो कोई आपकी एरर नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो आपकी यहाँ पे कोई एरर तो नहीं दिख रही है, बराबर है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो प्रॉपरली इंसर्ट हुई है या नहीं, मगर ये कुछ ऐसा बता रहा है कि ये डिफाइन नहीं है। हाँ, तो शायद बात सही होगी उसकी, क्योंकि अभी तक मैंने वो ड्रैग एंड ड्रॉप तो किया नहीं है, बोला ना मैंने ये वाला पार्ट। तो इसको मुझे यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो ये वाला पार्ट बेकार है,
वो भी आपको पता है। तो ये मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देना है। हो गया रिफ्रेश, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूँ जो लिखना हो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ, मैं फरहाना अंकलेश्वर, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी भी सिलेक्ट कर ली। कोई एरर नहीं है, समझ में आया। देखो सक्सेसफुली सेव का मैसेज भी आ गया। इसका मतलब कि हमारे डेटा इंसर्ट हो गए। तो अगर आपको देखने हो तो आप क्या करोगे, यही सर्विस में टेबल खोलोगे, शो टेबल डेटा कर दोगे, जिससे आप ओपन करके आपको पता चल जाएगा कि आपके डेटा इंसर्ट हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका पहला वीडियो है। समझ में आया। मैंने बोला ना कि ये थोड़ा बड़ा